नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। पीएम मोदी आज बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने चुन चुनकर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के घोटालों को गिनाया। पीएम मोदी के साथ ही नीतीश की मौजूदगी से भी मैसेज दे दिया गया कि एनडीए एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 7200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। वहीं दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया, जिससे लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। मुश्किल में तो महागठबंधन भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और आरजेडी में सीटों के बंटवारे पर टेंशन बनी हुई है। तेजस्वी यादव कांग्रेस को सिर्फ 50 सीटें देना चाहते हैं, जबकि राहुल गांधी ज्यादा सीटों का दबाव बना रहे हैं। वहीं ओवैसी को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीएम मोदी आज बिहार पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने एनडीए को लेकर और जो लालू प्रसाद यादव को लेकर बातें कही हैं, वो क्या मैसेज दे गए? देखिए, बिहार की जनता के सामने दो ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। एक, प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार का जो गवर्नेंस है, जो लगातार लोगों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीम्स, काम और पिछले सालों में जो सरकार ने काम किए हैं उसको वो सामने रख रहे हैं। अभी बिजली में 125 यूनिट फ्री करके जी, आप ये समझिए गरीबों का कितना कल्याण हुआ। फिर बहुत सारे पेंशन्स और स्कीम्स को जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, वो भी चुनाव संहिता के घोषणा से पहले कर दिया जाएगा। मतलब कोशिश ये होगी कि चुनाव में जाने से पहले लोगों को आर्थिक मदद उनके बैंक अकाउंट में पैसे कुछ ट्रांसफर हो जाए। तो ये एक मॉडल ये है। प्रधानमंत्री मोदी वो वहां जाकर के योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले कहा उसकी घोषणाएं कर रहे हैं, ट्रेनें दी जा रही है, पैसे दिए जा रहे। तो एक मॉडल तो ये है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस पार्टी का हवा हवाई किला, संविधान बचाना है तो सेक्युलरिज्म बचाना है, सोशलिज्म है तो पूंजीवाद है, पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चुनाव प्रचार में जाते हो, कम से कम कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को, इंडी गठबंधन के लीडर्स को, क्योंकि देखिए झारखंड में भी सरकार है, इनकी सरकार जो है वो हिमाचल में भी है, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी है, कम से कम आप क्या उन राज्यों में नया कर रहे हो? आप काम करोगे, आपके विकास का मॉडल ये है, वो तो आपको रखना पड़ेगा ना। गाली गलौज, अभद्र भाषा और बेतुकी बातें जिसका कोई आम लोगों की जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है, इस तरह के मुद्दों को आप उठाओगे तो ये फर्क दोनों के कैंपेन में साफ साफ नजर आ रहा है। एक तरफ काम करने वाले लोग नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ भाषण देने वाले लोग नजर आ रहे हैं। तो ये चॉइस, शायद ये कैंपेन का एक बहुत बड़ा एक फासला दोनों के बीच नजर आएगा कि एक तरफ लोग वोट मांगे कि भाई हमने ये किया, वोट दो, और दूसरी तरफ सिर्फ झुंझुना बजा करके, बहकी बहकी बातें करके, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, पूंजीवाद, पता नहीं क्या क्या बातों को आप बता करके लोगों को वोट दोगे, वोट मांगोगे, तो ऐसे में मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को हराना मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये जोड़ी भारी पड़ने वाली है विपक्ष पर। लेकिन पीएम मोदी ने आज चुनावी शंखनाद तो कर दिया, लेकिन विपक्ष की तरफ तक अभी तक ना ही किसी तरह की कोई रैली, ना ही कोई योजना, कुछ भी सामने नहीं आ रहा। देखिए, योजनाएं हैं और ये तेजस्वी यादव भी मेहनत कर रहे, राहुल गांधी 4 बार बिहार जा चुके हैं, रैलियां उनकी भी हो रही है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिसकी जितनी क्षमता होगी वो उतना ही काम कर सकता है, क्षमता से ज़्यादा तो कर नहीं सकता। अब बजरंग बली अगर पर्वत उठा सकते हैं तो हर लोग कहेंगे कि पर्वत उठाने के लिए किसी को भेज दोगे और उठा कर ले आएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वही स्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट संकेत दे रहे हैं और लोगों का
जो संकेत जा रहा है लोगों के बीच, उससे एनडीए के अंदर का कंफ्यूजन जो 2020 के चुनाव में ग्राउंड लेवल पर था वो खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं बिहार के दौरे पर, चाहे वो मधुबनी ही जाएं या फिर सिवान जाएं या पटना जाएं या फिर मोतिहारी जाएं, हर जगह पर साथ में नीतीश कुमार रहते हैं जी, और दोनों के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। पिछली बार के चुनाव में ये कोऑर्डिनेशन नहीं था और नीतीश कुमार के पिछली बार के चुनाव के समय 2015 में जैसे नीतीश कुमार ने मोदी के नाम पर चुनाव ये गठबंधन से अपने आप को अलग किया था। 2014 में जब प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी मिली नरेंद्र मोदी को, उसके बाद नीतीश कुमार को लगने लगा कि नहीं, ये मुसलमान वोट हमसे नाराज हो जाएगा तो एनडीए से बाहर आ जाओ। उसके बाद 2015 में इन लोगों ने ये गठबंधन, जो भी महागठबंधन कहते हैं, उसका हिस्सा बने, राजद के साथ गठबंधन किया। लेकिन उसके बाद जब पलटे 2017 के बाद, तो उस समय 2020 में उनके ऊपर पूरा भरोसा नहीं था। ये लग रहा था कि नीतीश कुमार फिर से इधर उधर जाते रहेंगे और इसलिए 2020 के चुनाव में थोड़े कंफ्यूज थे भारतीय जनता पार्टी के वोटर, कैडर और ग्राउंड में काम करने वाले लोग। उसी तरीके से चिराग पासवान भी थे। चिराग पासवान की एंट्री हुई और उस समय जो कंफ्यूजन हुआ वो कंफ्यूजन जनता दल यूनाइटेड में भी था और इसलिए उनके नेता कार्यकर्ता जो ग्राउंड में काम कर रहे थे वो भी भारतीय जनता पार्टी को शक की निगाह से देख रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन का जो अभाव था जिसके कारण सीटें कम आई, इस बार वो कंफ्यूजन खत्म हो गया है, कोऑर्डिनेशन दिखाई पड़ रहा है। तो इसके कारण अभी जो काम चल रहा है बिहार के अंदर और जो स्ट्रेटजी तैयार हो रही है उसमें एसआईआर को लेकर ये लोग हंगामा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इन लोगों के नेता इसका फायदा उठा रहे हैं कि चलो इस बहाने इनके कार्यकर्ता एक्टिव तो हुए। बूथ लेवल के कार्यकर्ता जो बीएलए बनाए गए हैं वो घर घर तक अपनी बात पहुंचा तो पा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड भी साइकिल रैली कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता या ग्राउंड पर काम करने वाले कार्यकर्ता जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर कैंपेन कर रहे हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है और फिर इसके बाद आगे का मॉडल है, इसी के कारण ये लग रहा है कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लिए एक ऐतिहासिक जीत वाला होगा, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। और पीएम मोदी ने जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार के बारे में बोला और बार बार बोलते हैं, और जैसे ही वो बोल रहे थे इधर से एक जानकारी भी सामने आ गई कि भाई लालू प्रसाद यादव तो ये लगता है कि चुनाव से पहले ही फिर से जेल में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली लैंड फॉर जॉब मामले में, हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने भगा दिया, नहीं, इसको तो और तेजी से करना चाहिए, जल्दी से सुनवाई करो और इन लोगों को सजा दो। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गए और वहां से ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई कि उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर हम कोई आदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि ऐसे मामलों को इतने लंबे समय तक खींचा ना जाए, जल्द से जल्द सुनवाई करो, निपटारा करो, क्यों अंतरिम आदेश का इंतजार करते हो। मतलब लग तो यही रहा है कि हाई कोर्ट जो एक्टिव है, निचली अदालत में कार्रवाई चल रही है और उसके बाद अगर इस बीच लालू प्रसाद यादव के साथ जो हो गया, ये फिर से जेल के अंदर चले गए, पॉलिटिकल मीटिंग अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके बस में अब नहीं होगा, सरकार वहां इनकी नहीं है। तो ऐसे में तो राजद के विधायक कंफ्यूज हैं, भगदड़ मचने वाली है पार्टी के अंदर ही। जो 2-4 दिन पहले नवादा के 2 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया तेजस्वी यादव के खिलाफ, अब अलग अलग क्षेत्रों में भी कई विधायक इनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। बिल्कुल, आरजेडी की स्थिति जो है वो नाजुक सी फिलहाल तो नजर आ रही है, क्योंकि जो एक के बाद एक खबरें आई वो काफी बुरी और लालू परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली। भाई राजीव तो बिल्कुल सही बता रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में आज कपिल सिब्बल हांफते रह गए, बचा नहीं सके कपिल सिब्बल जी। कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई इसमें कुछ मत करो, अदरवाइज मैं जाकर के कह दूंगा कि भाई तेजी से करो सब कुछ। तो उल्टे पांव भागे हैं। सवाल सिर्फ उसका नहीं है, ये केस ईडी का है। कभी भी लालू परिवार से जुड़े हुए 4-5 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। दूसरी तरफ जिसकी गिरफ्तारी नहीं होगी वो धमकी दे रहा है नई पार्टी बनाएंगे। तेज प्रताप
वो बागी बन गए। वो किसी तरीके से, आज तो कोई बता रहा था कि भाई किसी तरीके से आज जो है वो टल गया है, मना लिया गया है। क्यों धमकी पे धमकी दी जा रही है, क्यों नवादा में बकायदा जो है रिवोल्ट हो रहा है, क्योंकि टिकट की बिक्री का आरोप लग रहा है कि जो ज्यादा पैसा लेकर के पहुंच जा रहा है उसको वो टिकट दे दिया जाएगा। ये डील चल रही है महागठबंधन के अंदर, और इसलिए सब के सब रेस में मौजूद है कि किसी तरीके से हमें जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाए। तो आप देखिए कि ये जो गठबंधन का जो पूरा खेल चल रहा है, अभी तक लीडर तय नहीं हुआ, मुद्दा तय नहीं हुआ, संगठन का कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा है, और ये जो SIR हो रहा है बता तो ये जा रहा है कि भाई भारी संख्या में मुस्लिम वोटर्स, जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा नहीं भी हैं, बांग्लादेशियों का प्रकोप है, और जो वहां से बाहर रहते हैं, इलेक्शन के समय सिर्फ आते हैं, इस तरह के कई वोटर्स जिनका नाम कटने वाला है, उसमें यह समझ ली कि 70-80% वो वोटर हैं जो ट्रेडिशनली RJD और बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाले, RJD को वोट देने वाले लोग हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक तो पॉलिटिकल कैंपेन, फिर संगठन, और फिर ये जो SIR, कहीं से भी अच्छी खबर ये महागठबंधन को मिल नहीं रही है। एक बड़ी मुसीबत में फंसते चली जा रही है महागठबंधन। बिल्कुल। और इधर कांग्रेस में भी टिकट दावेदारों की संख्या ज्यादा है, लेकिन RJD कह रही कि 50 ही देंगे, कांग्रेस कह रही 50 नहीं लेंगे, हमें ज्यादा चाहिए सीटें। देखिए, कांग्रेस की मीटिंग हुई, राजद की मीटिंग हुई, अपने अपने पार्टियों के इन लोगों ने अलग अलग मीटिंग की, जी, और फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई। तो कांग्रेस की जो दिल्ली की मीटिंग हुई थी राहुल गांधी के साथ, उसमें ये बात चली कि 70 सीटों पर तो ये लोग मान नहीं रहा, तो हम लोग कितने की दावेदारी करें। तो इन लोगों ने लगभग तय किया, एक मैसेज दिया राजद को कि 58 से 60 सीटें कम से कम लेंगे, उससे कम पर हम मानेंगे नहीं। और राजद इस बात के लिए ये परेशान है कि 58 से 60 सीटें अगर कांग्रेस को देंगे तो और पार्टियों को क्या देंगे, क्योंकि राजद ने अपनी बैठक की थी, सर्वे किया था, और उसके बाद इन लोगों ने तय किया कि जैसे पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार हम थोड़ा सैक्रिफाइस भी करेंगे तो 140 से कम नहीं जाना चाहिए। अगर आप 120 पर चले गए इन लोगों के कहने पर, तो फिर ये बात मान कर चलो कि कितनी भी सीटें आएगी तो सम्मान नहीं बचा पाओगे, क्योंकि इस बार मुकाबला पिछली बार से टफ है। ज़्यादा सीटें लो और अपने चॉइस की सीटें लो, जहां जहां पिछली बार जीते उसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और उन सीटों पर दावेदारी करनी है जहां पर जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स हो। तो ये जो चल रहा है वहां पर, तो राजद में ये बात चली, और फिर महागठबंधन के बीच एक फार्मूला सेट होने की बात हुई कि अगर 140 सीटें ये लेंगे, अगर 60 सीटें इनको मिल जाएगी कांग्रेस को, तो फिर 200 सीटें, 243 सीटों में से अब 43 सीटों में कौन कौन लड़ेगा चुनाव। ये कम्युनिस्ट पार्टी तीनों मिलकर पिछली बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन CPI-ML ये 19 सीटों पर पिछली बार की तरह चुनाव तो लड़ेगी नहीं। वो तो कह रही सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट रहा है, तो माले वाले तो मांग कर रहे हैं कि कम से कम तो 35-40 सीटें चाहिए। मुकेश सहनी को क्या 10 सीटें दोगे? अगर वो 10 सीटों और 5 सीटों पर लड़ना होगा तो फिर ये लौट कर चले आएंगे कि NDA से लड़ना ज़्यादा सेफ है। तो जो तरीके अभी चल रहे हैं उसमें आगे ये मीटिंग करते रहेंगे, फाइनल नहीं होने वाला है। अगर राहुल गांधी ने दबोच लिया, बिहार के नेताओं को इग्नोर कर दिया और मान लिया कि हमें राजद की बैसाखी जरूरी है, तो वो 50-55 सीट या उससे भी कम सीट पर राजी हो गए, तो फिर हो सकता है कि इन लोगों के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला मिल जाए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार में चुनावों को लेकर बिसात तो बिछ चुकी है और उसके साथ ही शय और मात का खेल भी चल रहा है। पीएम मोदी ने बिहार में रैली और रोड शो करके चुनावी बिगुल फूंक दिया है, लेकिन महागठबंधन अभी भी सीटों को लेकर आपस में उलझा है। विपक्ष की रैली कब होगी ये तो दूर की बात है, इधर लालू परिवार पर भी घोटालों को लेकर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिसकी वजह से महागठबंधन की टेंशन जो है वो और बढ़ने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।